एक स्टोरी ये है कि मेरे नाना ये चाहते थे कि चूंकि वो ही इज अ लैंडलॉर्ड, तो ये चाहते थे कि ये पटवारी बने। वो एक टिपिकल प्रोफेशन के अलावा ये जो आपकी फील्ड ऑफ लॉ है, इसको आप कह लें कि इसको प्रीच करे कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू राइजिंग शाइन विद बहरिया। एक नई सुबह और एक नए दिन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट दरिया अकबर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक है बहरिया यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल से। ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एंड अ लेक्चरर हेयर। और इनका नाम है अफरा सयाब अहमद राना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका दिन कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, बेहतरीन। बेहतरीन। सो हाउ डू यू स्टार्ट योर मॉर्निंग्स? अच्छा, ये मॉर्निंग्स जो हैं वो अगर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट वही बचपन की एक टिपिकल गांव की मॉर्निंग्स जो होती हैं उसी में थे। अब तो एक शहर की मॉर्निंग है, उसमें आपकी वही रूटीन है, सुबह जाके नमाज पढ़ी, देन आपने अपने ऑफिस के लिए तैयार होना है, देन यू हैव टू रश टू द ऑफिसेज। और फिर यहाँ पे चूँकि एज यू नो इस्लामाबाद का ट्रैफिक एंड एवरीथिंग एल्स, तो उसमें फिर ये है कि आपको आधा घंटा रख के निकलना पड़ता है। तो आपका दिन जो है वो आधा घंटा छोटा हो गया, वो 24 घंटे का नहीं 23.5 घंटे का है अगर आप इस्लामाबाद की बात या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपका दिन जो है वो आधा घंटा पहले स्टार्ट होता है। ये भी आप बिल्कुल कह सकते हैं। 24 आवर्स की जगह पे जो है हम उसको थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे बैकवर्ड्स कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। सर बेसिक एजुकेशन आपकी जो है वो कहाँ जो प्राइमरी एजुकेशन है, हम बिकॉज आई एम फ्रॉम सरगोदा, तो वहीं कोट मोमन में एक वो टाट वाला स्कूल था, उससे ही हमने शुरू किया और वहीं से निकले। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर वहीं पे एलिमेंट्री स्कूल, वहीं पे हाई स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में चले गए एलएलबी के लिए, वहाँ से एलएलबी की और फिर यहाँ आ गए इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। देन बस द अपॉर्चुनिटीज वर नॉकिंग, तो आज इधर है। सही। तो सर एलएलबी जो था आपका स्टार्ट से ही था कि मतलब फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन के लॉयर ही बनना है, या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस चीज़ को देखते रहे कि नहीं अच्छा ये फील्ड हो सकती है या दिस इज इम्पोर्टेंट? इसके बैकड्रॉप में दो स्टोरीज हैं। अच्छा। एक स्टोरी ये है कि मेरे नाना ये चाहते थे कि चूंकि वो इज अ लैंडलॉर्ड, तो ये चाहते थे कि ये पटवारी बने। अच्छा। तो उन्हें लगता था कि पटवारी को बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो आप कह लें कि एक बिल्कुल देसी किस्म के लैंडलॉर्ड जिनको पटवारी से ही वास्ता पड़ता है। तो फिर दूसरी मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी, और हम तीन भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों ने एलएलबी किया हुआ है। तो वो समवन वंस सेड टू हर कि तुम एलएलबी करवा लेना, ये जैसे घर की बातें होती हैं। एंड देन शी परस्यूड कि हम एलएलबी ही करें, तो हम तीनों भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह तीनों भाइयों ने तो आपका अपना इंटरेस्ट था या सिर्फ वो थी कि अम्मी की ख्वाहिश है तो उसके साथ? अच्छा, ये चूंकि उनकी एक दरीना ख्वाहिश थी, तो वो उनकी बातें सुन सुन के वाकई एलएलबी में इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट। हालांकि मैं मेडिकल से था, लेकिन उसके बावजूद मैंने मेडिसिन छोड़ी और मैं यहाँ आ गया एलएलबी में, लॉ में। तो कंपैरेटिवली आप अगर मेडिकल में थे तो मेडिकल में कितना टाइम आपने स्पेंड किया था, या सिर्फ आपकी हायर एजुकेशन? नहीं, मैं जैसे ही एफएससी मैंने खत्म की तो देन आई रश्ड बैक टू एलएलबी। ठीक हो गया सर, ओके। और सर इसके अलावा आप ये बताएं कि जैसे आप अभी यहाँ पे लॉ स्कूल में हैं और आपका यहाँ पे मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने अरसे से आप यहाँ पे हैं? मैं लॉ स्कूल में तो 1 साल से हूँ, ठीक। बट एज अ लॉयर एज अ प्रैक्टिशनर मुझे 5 साल हो गए करीब। मैं 5 साल से जो है यहाँ इस्लामाबाद में ही वकालत कर रहा हूँ। सब्जवारी लॉ एसोसिएट्स हमारी लॉ फॉर्म में अभी जो मेरे सीनियर हैं, इज़ मेंबर इस्लामाबाद बार काउंसिल, रादर वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल, तो वो एक बड़ी फर्म है, तो उन्हीं के साथ में हूँ 5 साल से। ठीक। अफरा से आप सर मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगी आपसे कि अब आप जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखते हैं, लॉ स्कूल के अंदर देखते हैं, नई एनरोलमेंट भी होती है और हर आफ्टर 6 मंथ्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, तो आप किस विजन के साथ जो है अपने स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं? आपका विजन क्या है बिहाइंड अच्छा लॉ? मेरा विजन तो यही है कि आप एक बेटर सिटीजन्स ऐसे तैयार कर सकें जो प्रॉपर लॉ नोइंग हो। वो एक टिपिकल प्रोफेशन के अलावा ये जो आपकी फील्ड ऑफ लॉ है, इसको आप कह लें कि इसको प्रीच करें, लोगों को बताएं कि ये लॉ है। वो जो है वो लॉ के प्रोटेक्टर्स हों, वो ब्रेकर्स ऑफ लॉ ना हो। वो मेरा विजन ही है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे तैयार करूं कि वो जब जाएं अपनी सोसाइटी में तो वो वहाँ पे लॉ की प्रैक्टिस भी करें और उसको प्रीच भी करें, ताकि उस विजन के साथ लोगों में फिर वो दैट रिस्पेक्ट फॉर लॉ पैदा हो। और यही रिस्पेक्ट फॉर लॉ जो है ये बेहतरीन सोसाइटीज बनाती है।
ठीक हो गया। तो आप ये थॉट प्रोसेस जो है ये किस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को? अच्छा, इसमें आपको खुद रोल मॉडल बनना पड़ता है। वो ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, आप ये हमें नहीं पता बीइंग अ फैकल्टी मेंबर, बीइंग टीचर, कि स्टूडेंट आपकी कितनी माइन्यूट डिटेल्स को देखते हैं, कितना वो आपको आइडियलाइज करते हैं, अगर वो आपको पसंद करते हैं, अगर वो आपको नापसंद करते हैं तब भी किस माइन्यूट डिटेल में वो आपको नापसंद कर देते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये देता हूँ कि लेट्स सपोज आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पे हैं, रात में कोई और आप कह लें दूर दूर तक गाड़ी नहीं है, और आप खुद कोशिश करें कि आप उस इशारे को ना तोड़ें, और वो कहते हैं कि जो अमल बाअमल है उसकी बात में तासीर है। तो अगर आपने खुद ब्रेक लॉ नहीं तोड़ा होगा तो आप ऑब्वियसली जब किसी दूसरे को पढ़ाते हुए ये बताएंगे कि ये लॉ है, तो उस पर वो फिर जो है वो असर करेगी, बात जो सच्ची बात है उस पर फिर वो असर करेगी। ठीक हो गया। आपने अभी एक बीच में बात की है कि आपको एक रोल मॉडल बनना पड़ता है फॉर अ स्टूडेंट। ठीक है, अब एक स्टूडेंट है, उसको जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी टीचर के नज़र आते हैं और नेगेटिव भी नज़र आते हैं। तो आपको जब एक नेगेटिव एस्पेक्ट अपना पता चलता है कि बीइंग अ स्टूडेंट वो बच्चा मुझे नहीं पसंद कर रहा है, मेरी पर्सनालिटी के अंदर ये चीज़ है जो कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस में या ग्रोथ में एक हर्डल है, तो आप उस चीज़ को फिर किस तरह से टैकल करते हैं? लाइक आप स्टूडेंट्स को किस तरह से उसमें डील करते हैं और अपनी उस नेगेटिविटी को, या आपका पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है वो उसके लिए एक जो है नेगेटिव चीज़ हो रही है, तो आप किस तरह से दोनों को मैनेज करते हैं? देखिए, ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन पर्सनालिटी ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता चला कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, तो ये आपकी पर्सनैलिटी में एक डिसऑर्डर है, एक एलिमेंट है। ऐसे ही समझ लें जैसे कोई फिजिकली बीमार, उसका आप इलाज करेंगे, उसका आप ट्रीटमेंट करेंगे। वो आपका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, दोस्तों के साथ डिस्कशन के जरिए हो सकता है कि यार मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, तो उनका एक फीडबैक है। फिर जब आप अपना कैथारसिस, अपना थॉट प्रोसेस अपने आप पे अप्लाई करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, और जब आप अपना एहतसाब करते हैं तो उससे बेहतरीन चीज़ें सामने आती हैं। तो मेरे भी यही कोशिश होती है कि अगर एक चीज़ पता मुझे चले कि ये मेरे में चीज़ लोग नहीं पसंद कर रहे, तो मैं फिर वो सेल्फ रिव्यू और आप कह लें कि अपने ही एहतसाब के जरिए उसको ठीक करने की कोशिश। और इसमें कितना टाइम, मतलब एक आदत को दूर करने में अपने सेल्फ रिव्यू के बाद कि ये आदत मेरी गलत है, कि ठीक है मुझे इस तरह से चलना चाहिए, जितनी पुरानी आदत होती है इतनी वो देर से जाती है। आदतें बदल जरूर जाती है, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं, थोड़ी सी कमिटमेंट चाहिए होती है। बाकी ये कि अगर एक डीप रूटेड आपकी आदत है, आप बचपन से ऐसा करते आ रहे हैं, तो उसको बदलने में टाइम भी ऑब्वियसली आपको ज्यादा। ठीक ओके सर, ये उस पर फिर डिपेंड करता है कि कौन सी आदत है। राना साहब आप मुझे ये बताएं कि एक टीचर की पर्सनालिटी कितना ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती है, बीइंग अ लॉयर एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, कितना रोल प्ले करती है एक स्टूडेंट की मेंटल ग्रोथ में? बहुत ज़्यादा करती है। मुझे अपना पता है, मैंने अपने टीचर्स को फॉलो किया। मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में जो टीचर्स थे उनमें से मोस्टली प्रैक्टिस लाए थे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज गुड एट प्रैक्टिस। लेकिन जब मैं मास्टर्स में आया तो यहाँ पे जो मेरे सुपरवाइजर थे, ही वाज अ थॉरो एकेडमिशियन। तो उस वही अब चीज़ें जो हैं वो मुझ में भी नज़र आती हैं। मैं खुद रिसर्च में अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स के बाद अच्छा खासा अच्छा हूँ। तो थोड़े सारे अरसे में किताब भी लिख डाली, कुछ आर्टिकल्स लिख दिए। जब प्रैक्टिस में था तो थारो प्रैक्टिशनर था। तो मुझे ये लगता है कि एक आप कह लें कि आप जब एक स्टूडेंट को तैयार कर रहे होते हैं तो आप अपना आप ही उसमें ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को ही क्लोन कर रहे होते हैं। तो अगर आप खुद अच्छे हैं जैसे आप हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस पॉजिटिव है, ये नहीं मैं कह रहा कि 100% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, हो सकता है उस 50 में से एक ऐसा हो, लेकिन एक आप अपना क्लोन जो है वो लाजमन तैयार वहाँ पे कर रहे होते हैं। तो उसमें मेरा यही है कि जैसा मैं हूँ ऐसे ही मेरे स्टूडेंट। और आपने इस चीज़ का कोई रिजल्ट देखा है अपने सामने? बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी एक दोस्ती हो जाती है, तो वो उनको जब मैं बाद में ऑब्जर्व करता हूँ, वो जब यहाँ पे पास आउट होकर चले गए, उनकी आदत देखता हूँ, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे कि मैं ही वो 2017 वाला मैं ही अब 2022 में आ गया हूँ। वो यंगर मी उनमें कहीं नजर आता है। एंड हाउ डज इट फील? अब बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर बिल्कुल एवरीवन। और खासकर आप जब अपने आप को किसी में देखते हैं, वो आपको अपना आईना नजर आ रहा होता है, तो बहुत अच्छा फील। ठीक। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे लॉ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है कि आपकी जो फैकल्टी है, लॉ तो सारे करके आते हैं, सो इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर फैकल्टी कि वो लॉ प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहें, या फिर यू जस्ट हैव टू बी डन विद द डिग्री? अच्छा, मुझे ये लगता है कि एक लॉ फैकल्टी मेंबर को नेसेसरली एक प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहिए। राइट। और हमारे जो बार काउंसिल के रूल्स हैं वो भी यही कहते हैं कि जब आप प्रैक्टिसिंग लॉ के सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करें तो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स ही पढ़ाएं। देखिए, बीइंग एन एकेडमिशियन वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर शायद नहीं होता इतना अच्छा। तो मेरा ये मानना है कि वाकयातन जो है वो प्रैक्टिस और ये कंसल्टेंसीज और लीगल
फील्ड इंडस्ट्री के साथ टच रहना चाहिए। और अगर मैं अपने लॉ स्कूल की बात करूं तो यस वी हैव वेरी क्लोज इंटरेक्शन विद इंडस्ट्री एज वेल। हमारा यहाँ पे अपना लॉ क्लिनिक है। अब लॉ क्लिनिक में ये है कि उसको रन हम एज अ फैकल्टी ही कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें जो आके लोग हमारे साथ काम करते हैं वो ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री के लोग होते हैं, वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स होते हैं। राइट। और फिर आपका जो एक मतलब प्रैक्टिसिंग लॉयर के साथ साथ डू यू एक्सपेक्ट योर स्टूडेंट्स टू कम बैक एंड टीच हियर एज वेल? अब बिल्कुल उसमें ये है कि एकेडमिक्स और इंडस्ट्री ये बिल्कुल गो हैंड इन हैंड है, Right. इकट्ठे चलते हैं। अगर आप एकेडमिक्स में से इंडस्ट्री निकाल देंगे तो वो गिर जाएगी, इंडस्ट्री में से एकेडमिक्स निकाल देंगे तो वो गिर जाएगी। तो ये एक इमारत जो है दोनों की, ये इकट्ठी ही ये साइड बाय साइड आपका साइड जो बाय है साइड इम्पोर्टेंट है कि चलना और उसमें चाहिए। कुछ जो बच्चे एकेडमिक्स में यहाँ पे अच्छे होते हैं, प्रैक्टिस में अच्छे होते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं कि आए, और नहीं तो कुछ गेस्ट लेक्चर्स ही दे दें, और वो आते हैं जो एक्सपेरियंस हैं, जो ग्रैंड बैरियंस हैं, जो अब एक सक्सेसफुल पोजीशन पे आ चुके हैं, उनको हम बुलाते हैं और वो यहाँ पे आके हमारे बच्चों को एड्रेस करते हैं। बिल्कुल गेस्ट लेक्चर्स के तौर पे। गेस्ट लेक्चर। और कितना ऑफनली ये होता है, कितना टाइम बाय टाइम जो है कोई भी गेस्ट स्पीकर, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, आपने अगर कोई गेस्ट स्पीकर बुलाना है तो वो आप कितने टाइम के अंदर मैनेज करते हैं कि इन सबको जो है आपके साथ गेस्ट होना चाहिए? लेक्चर सीरीज जो यहाँ पे होती है ये बैरिया में चलती रहती है, और लॉ स्कूल में तो खास तौर पे चलती रहती है कि लेट्स सपोज हमने कोई ट्रायल एडवोकेसी की एक गेस्ट लेक्चर सीरीज शुरू की है, तो एक हफ्ते एक हमने को साहिब बुला लिए हैं, दूसरे हफ्ते दूसरे साहिब बुला लिए हैं, तो ये ऐसे ही चलते रहते हैं। फिर हमारे पास चूंकि मल्टीपल हेड्स हैं, मतलब ये है कि हो सकता है आईपी पे एक गेस्ट लेक्चर सीरीज हो गई हो, तो एक दिन वो हो रही है और दूसरे दिन जो है वो आप कह लें कि ट्रायल एडवोकेसी पे ही हो रही हो। तो ये बिल्कुल एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। राइट। अच्छा, अब जैसे हमने बात, अब ये हम लोग स्टूडेंट्स की बातों की कंटिन्यू करके चल रहे हैं, तो आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, मीडिया का तो वैसे ही दौर है। डिजिटल मीडिया से जो है लोगों को अवेयरनेस बहुत हो रही है, काफ़ी इम्पैक्ट है, और दे आर गेटिंग टू नो अबाउट देयर राइट्स एज वेल। तो इस तरह से व्हाट डू यू थिंक कि लॉ का क्या इम्पैक्ट है बच्चों के माइंडसेट के ऊपर, और ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी है उसका मीडिया के थ्रू जो लॉ है वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है और किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है? अच्छा, मैं जो आपके क्वेश्चन को समझाऊँ ये है कि मीडिया का क्या रोल है इन अवेयरनेस रिगार्डिंग। तो इसमें ऐसा है कि बहुत ज़्यादा रोल है। उसकी एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ कि 2018 में एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, उसके मुतालिका मीडिया पे अवेयरनेस कैंपेन शुरू हुई 2022 में। अब वो चीज़ ज़बान ज़दे आम है, वो सही है गलत है, उस एक्ट के प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो एक अलहदा डिबेट है, लेकिन मीडिया का इतना स्ट्रांग रोल है कि एक चीज़ 4 साल से हुई पड़ी थी, लेकिन चूंकि मीडिया के उसमें इंटरवेंशन नहीं थी तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन अब एकदम आप कह लें कि आपके सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का उस पर ऐसा फ्लड आया कि अब हर बंदा जिसकी जहां पे, क्योंकि मुझे अपना पता है लोग मुझसे कितना उसके बारे में पूछते हैं कि वो क्या है, उसमें क्या था, क्या गलत है, क्या सही है, इतना इम्पैक्ट है मीडिया का। एक आप कह लें कि अगर एक मैक्सिमम लेवल है तो वो मैक्सिमम लेवल का इम्पैक्ट है मीडिया का, वो सोशल है, डिजिटल है, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। और मुझे ये लगता है कि बिल्कुल एज अ CSR प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस, मीडिया हाउसेस को इस चीज़ पे बाउंड किया जाना चाहिए कि वो कोई ना कोई लॉ कैंपेन लॉन्च करते रहें ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अवेयरनेस। आपने अभी मेंशन किया ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में, ठीक है, एंड यू आल्सो टोल्ड कि आपसे लोग आके पूछते भी हैं, सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि आपका क्या है पूरे के पूरे लॉ के ऊपर टेक, बीइंग अ लॉयर? अब बहुत ही पॉजिटिव लेजिस्लेशन आई, उसमें बहुत सारे ऐसे राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर जिन पे पहले नज़र नहीं पड़ी हुई थी वो उसमें कवर अप किए गए, लेकिन एक दो ऐसी प्रोविजंस उसकी हैं जो अन इस्लामिक हैं, वो शायद ऐसे ना होती, किसी और तरह से होती तो ज़्यादा बेहतर होती उसमें। तो वो चूंकि जो मैन मेड चीज़ें हैं उनमें फ्लॉज होते हैं, वो विद पैसेज ऑफ टाइम बेहतर होती हैं। क्योंकि जो हमारा ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है, पाकिस्तान इज द फर्स्ट स्टेट टू इनेक्ट सच लाइक एक्ट, इससे पहले इस तरह की कानून साजी हुई नहीं, तो उसमें फिर वो ऑब्वियसली लूप होल्स रहेंगे और वो क्योर होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो एक परफेक्ट लेजिस्लेशन हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन एक गुड इनिशिएटिव है, एक बेहतर इनिशिएटिव है। कुछ चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं, अन इस्लामिक है, वो होनी चाहिए। क्लैरिटी जो है, क्लैरिटी बेस उसके अंदर जो है होना चाहिए। और जिस तरह से जो ओवरऑल पॉपुलेशन और सोसाइटी जो है हमारी वो इस चीज़ को कर रही है, लेके चल रही है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं। सो उन कंट्रोवर्सीज को आप बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, आई एम सॉरी, आप किस तरह से जो है अपने स्टूडेंट से कन्वे करते हैं
कि ये चीज़ जो है इसको आपने इस तरह से प्रैक्टिस करके लेके चलना है, सो दैट यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट द साइड ऑफ द लॉ। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने वर्ड सही यूज़ किया था। आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ लॉ, हम Yeah. हर रोज़ हर दिन सीखते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी डिस्कशंस होती हैं विद योर स्टूडेंट्स। बाज़ दफ़ा विद इन द क्लास कोई एक टॉपिक आ जाता है, वो ऑफ टॉपिक होता है आपके, अगरचे आपका वो लेक्चर नहीं होता लेकिन उस पर डिस्कशंस हो जाती हैं। आपके ऑफिस में स्टूडेंट्स की ऐसी कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं, वो लेके आ जाते हैं, उस पर हम डिस्कशंस करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और मीडिया पे रॉन्ग न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, मिसकंसेप्शन भी बहुत ज़्यादा है। अभी जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट का है, मेरे ख्याल में उसके बारे में रियलिटी कम और मिथ ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं, तो उसको भी रेगुलेट किया जाना चाहिए। बाकी स्टूडेंट के साथ डिस्कशंस होती हैं, उन्हीं में बातें चीज़ें कुछ वाज़ेह होती हैं, भाई हम सामने लेके आते हैं। सही। अच्छा, अभी आई थिंक वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट लॉ, तो हम थोड़ा सा जो है ना अपना जो प्रोग्राम का टेम्पो है वो चेंज करके थोड़ा लाइटर मोड पे लाएंगे। तो मेरे जो हैं कुछ सवाल हैं थोड़े बेसिक, बट ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। समटाइम्स कुछ चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी लाइफ जो है उसके अंदर आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है अभी तक? लाइफ रिग्रेट सबसे बड़ा क्या है? मेरे ख्याल में प्रैक्टिस छोड़ना और प्रैक्टिस एकेडमिया आना। अच्छा। हाँ, वो क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि प्रैक्टिस आप कह लें कि वो आपके सर पे सवार हो जाती है, तो वो प्रैक्टिस छोड़ के एकेडमिया आना वो रिग्रेट भी है और ब्लेसिंग भी है एट द सेम टाइम। रिग्रेट इस वजह से कि वो कंटिन्यू करता तो ज़रा मज़े का काम था। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहुत मज़ा है, लेकिन वो अगर किस चीज़ को रिग्रेट कहूँ तो वो शायद फिर वहाँ पे प्रैक्टिसिंग तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप तो दोबारा से कंटिन्यू भी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों चीज़ें फिर मैनेज करना मुश्किल है। राइट। अच्छा, मैं आपसे दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोई एक ऐसी चीज़, कोई इंसान जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा टेस्ट, बहुत ही दैट ज़्यादा, गोज विदाउट सेइंग। हाँ, बहुत ज़्यादा टेस्ट। राइट। और उसके अलावा कोई ऐसी चीज़, मतलब मटीरियलिस्टिक, अगर हम उस अप्रोच से देखें, सब मटीरियलाइज करें तो मेरा गांव, मेरे गाँव। लोग, अगर और मटेरियल की बात करें तो मैं उनके साथ बहुत अटैच्ड हूँ। मेरी मट्टी, उनके ठीक साथ है। बहुत attached सो ये आपका जो है वो एक बेसिक सा उसमें आ जाता है कि गांव की ज़िंदगी को अगर शहर की ज़िंदगी से डिफरेंशिएट करें तो व्हाट वुड यू चूज़? ठीक है, गांव तो आपको पसंद है, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ के साथ थोड़े से डिफरेंसेस भी आते हैं, प्रोस एंड कॉन्स भी आते हैं। है। तो शहर वाली ज़िंदगी अगर गांव में मिल जाए तो उसको मैं चूज़ करूँगा, शहर वाली ज़िंदगी गांव क्योंकि में। यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक फास्ट पेस लाइफ है, ठीक है। Right. इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे बड़ी गाँव कूल की ज़िंदगी काम है। बेहतरीन एनवायरनमेंट के साथ आपके गांव की ज़िंदगी है। तो आप कामनेस जो है वो चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि उसमें ये आ जो जाए। मेरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये अगर मुझे वही मेरे गांव में मिल जाए तो बहुत फेयर बेहतरीन। इनफ। अच्छा, हमारा जो सेकंड सेगमेंट है इट्स बेसिकली दिस और दैट। इसके अंदर आपको ये करना है कि आपको कोई एक, मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी और आपको उसमें से एक चूज़ करना है, और अगर वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो तो आई एम गोइंग टू आस्क यू कि इसकी क्या रीज़न है। ज़रूर, ठीक है, सो गाँव की ज़िंदगी या फिर शहरी ज़िंदगी, नो ऑब्वियसली वो आप बता शहर की ज़िंदगी गांव में। शहर की ज़िंदगी गाँव में। लस्सी या पेप्सी, लस्सी, कौन सी? लस्सी मीठी, Right. और उसकी कोई ख़ास वजह? उन्हें कोई खास वजह नहीं। बस वैसे ही वैसे वो ठीक हो गया। सुकून या पैसा? सुकून के साथ पैसा। इसकी भी सही जा वकील या जज? वकील। और उसकी क्या वजह, कोई खास वजह के? जज जो हैं वो एक सर्टन स्फीयर में, जो आप कह लें कन्फाइंड है, उनका एक सर्टन उसके अंदर रहते रहते उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस रखा है। जब आप वकील हैं तो फिर आपकी सोच आज़ाद है, फिर बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़ुबान अब तक तेरी है, फिर आप जो करना चाहें। काफ़ी डीप था। हॉलीवुड या बॉलीवुड? बॉलीवुड। हॉलीवुड क्यों नहीं? वो इंटरेस्ट नहीं है या फिर? बिल्कुल कम मूवीज देखता हूँ, बहुत कम अच्छा। देखता हूँ, लेकिन जो देखता हूँ वो फिर बॉलीवुड, क्योंकि वो शायद थोड़ी सी कल्चरली अटैच्ड हैं कहीं ना कहीं से, तो वो चूंकि मैं वैसे भी स्क्रूटनाइज्ड कम ही देखता हूँ, तो वो शायद उस कल्चर के साथ रहते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू म्यूजिक। अली जफर या आतिफ असलम? अली जफर भाई। ओके। मायरा खान या महविश हयात? मैं विषय शी इज अ बेटर एज एन एक्ट्रेस या फिर नहीं, just by- एज एन एक्ट्रेस भी मैं विश बहुत अच्छी। ओके। टॉक शोज या ड्रामास? ड्रामा। कौन सा फेवरेट ड्रामा चल रहा है आपका आजकल तो वो मेरे हमसफर।
वो तो मेरे ख्याल से वो पूरी सोसाइटी को जो है ना उसने सही तरह से जो है वो किया इससे हुआ पहले है, वो एक track और किया हुआ है। था, वो संगे माँ, संगे माँ, वो मैंने देखा। राइट। मैं एक ही ड्रामा देखता हूँ एट अ टाइम, वो खत्म हुआ तो फिर ये शुरू कर दिया। चले हम मेरे हमसफर से जो है ना उससे मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछती हूँ कि फरहान सईद या हानिया आमिर, नहीं, हानिया फॉर श्योर। हानिया। ओके तो ठीक है। नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसके अंदर आपने जो है मैं वर्ड्स बोलूँगी और आपने जो है उस चीज़ को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है। ठीक है। ठीक हो गया। होम टाउन। होम टाउन शहर कोट मोहम्मद नाल मेरा भी जखनी, चल मेरे नाल ना बिल्कुल जखनी, वाह वाह अक्सनिया फरा यारा नी याद आवे पिंड चली। इसका आप उर्दू में भी अच्छा, जरा। इसका उर्दू में मतलब ये है कि शहर कोट मोहम्मद के साथ मेरा गांव है 20 चक, तो आप मेरे साथ आएँ, बिल्कुल कोई झिझक न करें, तो आप वहाँ पे आएंगी तो वाह वाह कर उठेंगी। और हमारा शहर में गुजारा नहीं है, हम गाँव के लोग। ये आपने खुद लिखा है ये खुद ही थोड़ी सी तो शायरी का भी शौक है आपको? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप लिखते रहते हैं या फिर मतलब ओकेजनली सिर्फ ये है कि कभी वो एक बहुत ज्यादा जब एक जुनून था तब लिखते रहते थे रोजाना की बुनियाद पे। अब तो शायरी थॉट के साथ है, अब तो सोचने का वक्त ही नहीं मिलता अपने इन मसरूफियात में। अपने लॉ वाली जिंदगी के लॉ अंदर वाली जिंदगी। शायरी आप लिखते हैं जब आप अपने आप को टाइम देते हैं। सही। जुडिशरी। जुडिशरी बेस्ट इन पाकिस्तान। आर यू श्योर अबाउट? आई एम डेड श्योर। हम ओवर कंप्लाइड हैं लॉज में, उतने लॉ कंप्लायंस होनी ही नहीं चाहिए। हमारे लोग चीजें लेके नहीं आते, जब लेके नहीं आते तो फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ जुडिशरी ने ये कर दिया वो कर दिया। तो प्रॉब्लम्स भी तो क्रिएट होती हैं। स्टेक होल्डर्स ज्यादा हैं। जुडिशरी इज नॉट ओनली स्टेक होल्डर, पुलिस है, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपके क्लाइंट्स हैं, वकला हैं, फिर जुडिशरी। फिर इतने ज्यादा स्टेक होल्डर्स, कहीं एक जगह पे लूप होल आ जाएगा तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। तो उस लूप होल को भी तो दूर करने की जरूरत तो होती है ना, मतलब किसी ने तो स्टैंड लेना है उस चीज के लिए। देखिए स्टैंड लिए जाते हैं, बात यह है कि हम पाकिस्तान में नहीं बल्कि एक ओवरऑल ह्यूमन नेचर है, नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं, पॉजिटिविटी प्रमोट नहीं की जाती। हम अगर वो सीपीआई की या वो जी रैंकिंग्स की बात करते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते कि वो जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनमें भी एक डिफेक्ट है। हो सकता है पुलिस ने अपना काम ना किया हुआ, ठीक, हो सकता है डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट बनाते वक्त कोई कोताही गलती कर दी हो सकता है वकील साहब से कोई गलती हो गई हो, और सबसे बड़ा जो लिटिगेंट खुद है, क्या उसने अपनी सही बात कन्वे की है अदालत तक या नहीं। तो ये सारी चीजें फिर जो है गो हैं। तो हम लोग अक्सर ये भी देखते हैं या सुनने को मिलता है कि ज़रा सा कोई मसला होता है, चाहे वो पुलिस के इदारे के अंदर हो या फिर डॉक्टर्स के साथ हो, स्कूल के अंदर हो, तो लोग उठ के कहते हैं वो जी हमारे मुल्क का जो लॉ है ना, कानून, वो मसला करता है, वो ठीक नहीं है, इस वजह से जो है ना हर जगह पे मसले आ रहे हैं। देखिए तो एक पानी ऊपर से गिर रहा है ना, अनफिल्टर्ड गिर रहा है ना, वो गंदा ही नीचे गिरेगा। उसको अगर आप फिल्टर लगा देंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता आएगा, इट विल टेक टाइम, लेकिन जब नीचे आएगा ना तब उससे बेहतरीन, उससे प्योर कोई चीज। सो वेयर डू वी हैव टू पुट दैट फिल्टर? यही तो बात है कि लोग ये कहते हैं कि हमारी लेंथी लिटिगेशन चल रही है, उनको ये समझने की जरूरत है कि वो फिल्टर्स लग रहे हैं, असल चीज निकल के सामने आएगी। अदरवाइज वो जो पुराने निज़ाम थे, खैर अब उसको फिर दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं, पंचायत का निज़ाम का, ठीक है, यहाँ पर मैं बैठ गए हैं, एक पंच बैठ गया है, तो उसने बातें सुनी हैं, उसको जो बंदा सही लगा उसने उसके हक में फैसला लिख लिया। अदालती निज़ाम ये नहीं है। अदालती निज़ाम दोनों की बातें भी सुनता है, अपना माइंड सेट भी अप्लाई करता है, उसमें फिर वो फिल्टर्स लगते हैं और चीज़ें आगे से आगे से आगे। आपने फिल्टर की बात की है तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, वो ये कि लॉ और शरिया इस चीज़ को यहाँ पे कंबाइन करके लेके चला जाता है, तो इसका किस हद तक जो है वो इम्पैक्ट होता है, या फिर इसके कोई प्रोज एंड कॉन्स हैं, या फिर दे शुड बी टुगेदर? यहाँ पे भी एक मिसकंसेप्शन है कि कुछ शरिया अलग चीज़ है, लॉ अलग चीज़ है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसका आर्टिकल 223 या 227, नॉट मच वेरी श्योर, इन दोनों में से एक ही, वो ये कहता है कि जो वो तमाम कवानीन जो शरिया के मनाफी होंगे उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाए। तो वहाँ से मैं तो ये बात लेके आता हूँ कि अगर एक कानून इस्लामी कवानीन के मनाफी है तो वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। हाँ ये है कि आप उसको अदालत में ले के जाएंगे, अदालत देखेगी कि हाँ ये इस्लामी कवानीन के मनाफी है या नहीं है, उसके बाद अपना फैसला दे देगी। तो वो मुझे नहीं लगता कि शरिया इज समथिंग एल्स एंड लॉ इज समथिंग एल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में लॉज जो हैं वो अकॉर्डिंग टू शरिया ही है। राइट, ठीक हो गया। ओके सर, ये काफ़ी हमारा लंबा हो गया था। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि बहरिया लॉ स्कूल। You have to say one word about it. Bahriya Law School, a masterpiece of learning. डाइवर्सिटी है यहाँ बहुत ज़्यादा। सिंध, पंजाब, पाकिस्तान तो पूरा है ही है, फिर फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, और इंटरेस्टिंगली
अभी एक अमेरिकन नेशनल ने एडमिशन लिया है हमारे पास, तो इस हद तक डाइवर्सिटी है। बेस्ट प्लेस ऑफ लर्निंग। लास्ट ऑप्शन है जिंदगी। गुलजार है। ये तो ड्रामा भी है। जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड है, कोई अनडू नहीं है, कोई कंट्रोल जेड नहीं। तो वो काम करें जो अगर कंट्रोल जेड ना भी हो तो खैर। तो इसी पे हम कंक्लूजन करेंगे अपने शो की भी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बट लास्ट में जो है कोई एक मैसेज ऑडियंस के लिए। हाँ, मैसेज ऑडियंस के लिए बिल्कुल। मैंने जैसे आपके साथ भी कहा कि मैं अपनी अम्मी को बहुत फॉलो करता हूँ, उनके साथ में बड़ा डीप रूटेड मेरा रिलेशन है उनके साथ। तो जब कभी भी एक आप कह लेंगे कहीं भी मुश्किल कोई आती है, तो इल्हाम इकबाल का एक शेर हमेशा कहती होती हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो यही मेरा भी आप लोगों, आप सब देखने वालों के लिए को मैसेज है कि इरादा अपना आप मुसम्मम रखें, इरादा पुख्ता रखें, पॉजिटिव रहें। अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है। अल्लाह ताला इंसानों के लिए जो है वो आसानी करता है। थैंक यू सो मच अफर से आप सर आपका शो पे आने के लिए। बहुत थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। और अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए एपिसोड और एक नए टॉपिक के साथ। अपना सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।